साथियों नमस्कार। मैं एग्जाम मित्र आपका इस अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अपने हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी, उसमें पिछली वीडियो में 21 से 50 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। अब आगे 51 से अपने शुरू करने हैं, तो शुरू करते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी, ये बताना है अपने को। तो हेमू, अकबर, बाबर, इब्राहिम लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था वो पहला युद्ध था, और हेमू और अकबर के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1556 के अंदर ये युद्ध हुआ था। इसमें किसकी जीत होती है? अकबर की। हेमू भी एक बढ़िया वीर शासक था। तो युद्ध के अंदर क्या होता है कि इस हेमू के तीर लग जाता है, जिसके कारण ये घायल होकर नीचे गिर जाता है और दुश्मन सेना इसे पकड़ लेती है। तो यहाँ हेमू की हार हो जाती है और अकबर की जो सेना है वो यहाँ विजय प्राप्त करती है। तो घायल होकर युद्ध भूमि में गिर पड़ गया और पकड़ा गया। अकबर की इस जीत ने मुगल साम्राज्य को भारत में पुनः स्थापित कर दिया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? जो भाखड़ा डैम है उसका जन्मदाता कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौधरी छोटूराम या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौधरी छोटूराम। चौधरी छोटूराम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है। तो छोटूराम ने सिंचाई और किसानों के लिए योजनाओं की जो नींव रखी थी, उन्होंने भाखड़ा डैम के विचार को सबसे पहले प्रस्तुत किया था। और हरियाणा में उन्हें किसान नेता के रूप में पूजा जाता है। हरियाणा ही नहीं अपितु आसपास के क्षेत्र में भी इन्हें किसान नेता के रूप में पूजा जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा में कितने मंडल हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। 4, 5, 6 या 7। तो हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद मंडल। तो फरीदाबाद है इसमें ये सबसे नया मंडल है, जो अभी पीछे 2023 के अंदर ही बना था। तो हर मंडल के अंदर क्या है, कई ज़िले आते हैं। कुल हरियाणा के अंदर 22 ज़िले हैं जो 6 मंडल के अंदर बंटे हुए हैं। 6 मंडल में हर एक मंडल के अंदर 3 से 4 ज़िले आते हैं। वो भी आगे पढ़ेंगे कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो फिलहाल 6 मंडल हैं और मंडल स्तर पर प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। जो मंडल होता है उसके नीचे 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट बंटे होते हैं। तो वहाँ संभागीय आयुक्त काम करता है। मंडल के ऊपर संभागीय आयुक्त काम करता है। उसके नीचे जो है जो डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो काम करते हैं। तो वो उनको निर्देश प्रदान करते हैं। संभागीय आयुक्त होते हैं। मान लो जैसे कोई बाढ़ वगैरह आ गई किसी क्षेत्र के अंदर, तो संभागीय आयुक्त जो होगा वो इन तीनों की मीटिंग लेगा और निर्देश प्रदान करेगा। ये संभागीय आयुक्त जो होता है ये सीधा सरकार से जुड़ा होता है। तो यहाँ से जो सूचना आती है वो संभागीय आयुक्त के पास आती है। तो सरकार के लिए भी विकास करना उस क्षेत्र के अंदर आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरुग्राम मंडल में कौन से ज़िले शामिल हैं? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पानीपत, कुरुक्षेत्र या करनाल। तो देखिए गुरुग्राम मंडल की बात हो रही है तो गुरुग्राम तो होगा ही। तो गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ ज़िले इसके अंदर शामिल है। ये जो सारे के सारे ज़िले हैं ये एनसीआर के क्षेत्र के अंदर आते हैं, इसलिए ये सारे औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िले हैं। गुरुग्राम को तो वैसे भी आईटी हब कहते हैं, और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अंदर भी काफ़ी जो है कंपनियां काम कर रही है। तो ये औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यह जो गुरुग्राम मंडल है दक्षिण पश्चिम हरियाणा के ज़िले के अंदर आते हैं। औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये एनसीआर का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंबाला मंडल में कौन से ज़िले आते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। अंबाला, पानीपत, करनाल, पंचकुला, फरीदाबाद, रोहतक, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला या कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद या हिसार। तो इसके अंदर आते हैं अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। ये जो क्षेत्र है इनमें ज़्यादातर क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। जो मोरनी हिल्स वगैरह हैं वो इसी क्षेत्र के अंदर आती है। तो इसलिए ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर्यटक भारी मात्रा में आते हैं। तो जानते हैं थोड़ा और इसके बारे में। तो अंबाला मंडल है हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है और ये पहाड़ी क्षेत्रों के निकट है। इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है। इसकी बड़ी वजह है क्योंकि जितने भी अपने विभागों के हेडक्वार्टर हैं वो सारे लगभग इन्हीं क्षेत्रों के अंदर मिलेंगे आपको। पंचकुला में ज़्यादातर जो हरियाणा के जितने भी विभाग हैं
किसी भी प्रकार का, चाहे वो खेल का हो या किसी भी प्रकार का, तो उसके ज़्यादातर हेडक्वार्टर है वो आपको पंचकुला के अंदर ही मिलेंगे। इसलिए यहाँ इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सारी बहुत दुरुस्त हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। तो अम्बाला मंडल जो है वो हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है, धार्मिक व पर्यटन दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोहतक मंडल के अंदर कौन से जिले आते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल, पानीपत या हिसार, अम्बाला, यमुनानगर, फतेहाबाद, सिरसा। तो रोहतक मंडल के अंदर रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। चरखी दादरी आप जानते हैं सबसे नया जिला है जो 2016 के अंदर अस्तित्व के अंदर आया था। तो ये जो 5 ज़िले हैं ये रोहतक मंडल के अंदर आते हैं और कहते हैं कि ये जो 5 ज़िले हैं ये हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले ज़िले हैं। राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खेल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िले हैं ये। तो थोड़ा और जान लेते हैं इन ज़िलों के बारे में। तो रोहतक मंडल हरियाणा का केंद्रीय हिस्सा है, बीच में स्थित है। चरखी दादरी जो है 2016 में नया जिला बना था। राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावशाली है। और रोहतक मंडल हरियाणा की राजनीति का केंद्र रहा है और औद्योगिक, सामाजिक और प्रशासनिक रूप से ये बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिसार मंडल में कौन से ज़िले आते हैं? देखिए हर मंडल की अपनी खासियत है। जैसे गुरुग्राम के अंदर अपने देखा तो वो औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अम्बाला का देखा तो अपने वो पर्यटन की दृष्टि से और शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर बहुत ही बढ़िया था। और ये रोहतक वाला जो देखा आपने तो इसके अंदर क्या था, ये राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और अब हिसार मंडल, तो हिसार मंडल में देख लेते हैं। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, रोहतक, झज्जर, करनाल, पानीपत, महेंद्रगढ़, नारनौल। तो इसमें आएंगे हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। ये 4 ज़िले इसके अंदर आते हैं। ये जो है वो कृषि की दृष्टि से, खेती की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये चारों के चारों ज़िले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो खेती के लिए बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया फसलें यहाँ होती है। तो कृषि की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पश्चिमी हरियाणा में आता है और कृषि प्रधान क्षेत्र है ये। सिरसा और फतेहाबाद है वो राजस्थान की सीमा के निकट है। और हिसार मंडल हरियाणा का कृषि हृदय स्थल भी माना जाता है। कृषि हृदय स्थल कौन सा है? हिसार मंडल। और हरियाणा का हार्ट या किसे कहते हैं वो जींद है। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद। यहीं की उपजाऊ जमीन और सिंचाई सुविधा इसे विशिष्ट बनाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने ज़िले शामिल थे? ऑप्शन देख लेते हैं 5, 9, 7 या 10। तो जब हरियाणा एक अलग राज्य बना पंजाब से 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा के अंदर कुल 7 ज़िले थे और आज कितने हैं? 22। तो इन्हीं 7 से टूट कर ये अब 22 ज़िले बन चुके हैं। तो जितने ज़्यादा ज़िले उतना ही जल्दी विकास उस क्षेत्र के अंदर होता है, क्योंकि उसमें मॉनिटरिंग बढ़िया तरीके से हो जाती है इसलिए। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कौन से 7 ज़िले थे वो? अम्बाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। ये 7 ज़िले जब हरियाणा एक अलग, हरियाणा की छवि बनी, अलग प्रांत बना, तब ये 7 ज़िले हरियाणा के अंदर आते थे। और हरियाणा का जो गठन है वो भाषा के आधार पर किया गया था। इन 7 जिलों से शुरुआत कर हरियाणा ने तेज़ी से प्रगति की और 1 नवंबर 1966 को अलग राज्य बनाया गया। और आरंभिक में इसमें 7 जिले थे और इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना? ऑप्शन देख लेते हैं। चरखी दादरी 2016, पलवल 13 अगस्त 2008, फतेहाबाद 1997 या झज्जर 2001। तो देखो चरखी दादरी है वो सबसे नया जिला बना है 2016 के अंदर, जो कौन सा था? 22वां। तो इससे पहले कौन सा बना? पलवल। कब बना? 13 अगस्त 2008 को। तो पलवल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो है फरीदाबाद ज़िले का हिस्सा था पहले, फरीदाबाद से टूट कर ये अलग ज़िला बना। यह ज़िले की मान्यता रेल और व्यापारिक केंद्र के रूप में भी है। गांधी जी की रेल यात्रा से भी बताते हैं ये जुड़ा हुआ है। पलवल ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे अलग ज़िला बनाने का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा को बढ़ावा देना था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ कि हरियाणा के किस ज़िले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? यानी वो डिस्ट्रिक्ट तो है लेकिन वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो नहीं है। तो ऐसा कौन सा ज़िला है ये बताना है। गुरुग्राम, यमुनानगर, महेंद्रगढ़ या सोनीपत। तो जो महेंद्रगढ़ है
उसका जिला मुख्यालय कहाँ है? नारनौल के अंदर है। बाकी सभी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसी के अंदर है। गुरुग्राम का यमुनानगर है, सोनीपत है, तो उनका उसी जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, लेकिन महेंद्रगढ़ का कहाँ है? नारनौल के अंदर है। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ी और तथ्य भी। तो महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय वो है नारनौल के अंदर है। नारनौल जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिले का नाम क्या है? महेंद्रगढ़, और मुख्यालय कहाँ है? नारनौल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। फरीदाबाद, रोहतक, बाड़सा जो झज्जर के अंदर है, या कुरुक्षेत्र? तो ये जो बनाया जा रहा है बाड़सा झज्जर के अंदर है, और ये पूरे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है। 710 बेड है इसके अंदर। इस कैंसर संस्थान के अंदर 710 बेड है, और इसमें कैंसर की ट्रीटमेंट, उसकी प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ये सभी इस अपने कैंसर संस्थान के अंदर किए जाते हैं। रिसर्च भी की जाती है, कैंसर से रिलेटेड रिसर्च यहाँ की जाती है, और यहाँ शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कार्य भी इस कैंसर संस्थान के अंदर चलता है। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ी और तथ्य भी। ये एम्स की देखरेख में कार्य करता है। 2035 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है। 710 बेड है, 710 बेड का ये हॉस्पिटल है। तो और क्या खास बात है वो भी जान लेते हैं। इसकी जो केंद्र सरकार ने घोषणा की थी वो की थी 2014 के अंदर, और इसका जो कार्य शुरू हुआ था वो 2019 के अंदर आंशिक कार्य शुरू हुआ था, और 2021-22 के अंदर ये पूर्ण रूप से यहाँ सारे विभाग स्थापित हो गए थे और ये कार्य करना शुरू कर चुका था। तो आसपास के जो जितने भी क्षेत्र हैं, हरियाणा है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। और यहाँ कैंसर से रिलेटेड OPD, IPD है, कीमोथेरेपी है, या रेडिएशन है, ये सभी की सुविधा इस हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ये विद्युत केंद्र बनाया जा रहा है पानीपत, गोरखपुर, फतेहाबाद, यमुनानगर या पंचकुला? तो ये बनाया जा रहा है गोरखपुर, फतेहाबाद के अंदर। जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य भी। तो गोरखपुर परमाणु परियोजना की स्थापना की जा रही है, और 2800 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता होगी, और यह हरियाणा का पहला परमाणु बिजली केंद्र है। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो राज्य है वो आत्मनिर्भर बने। किस मामले में? तो बिजली केंद्र के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक की एकल स्पर्धा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? भारतीय पूछा है, हरियाणा की नहीं पूछा है। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? साक्षी मलिक, PV सिंधु, मीराबाई चानू या कर्णम मल्लेश्वरी? तो कर्णम मल्लेश्वरी है वो पहली भारतीय महिला है जो वेट लिफ्टिंग के अंदर जो 2000 के अंदर सन 2000 में जो सिडनी के अंदर ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग स्पर्धा के अंदर, और इन्हें भारत की शक्ति कन्या भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की शक्ति कन्या के रूप में कौन सी खिलाड़ी प्रसिद्ध है? तो कर्णम मल्लेश्वरी उसका उत्तर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 15वां, 18वां, 20वां या 22वां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से देखें तो 20वां स्थान है हरियाणा का पूरे भारत के अंदर। तो जानते हैं इसके बारे में और तथ्य। हरियाणा का क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, और 20वां सबसे बड़ा राज्य है। ये 1.34 क्षेत्रफल कवर करता है। आकार में भले ही छोटा है, लेकिन चाहे कृषि का जिक्र हो, उद्योग का हो, खेल जगत की चर्चा हो, तो इसमें इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है पूरे भारत के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? किसे माना जाता है हरियाणा का लौह पुरुष? देवीलाल, बंसीलाल, भूपेंद्र हुड्डा या ओम प्रकाश चौटाला? तो ये माना जाता है बंसीलाल को। हरियाणा का लौह पुरुष माना जाता है बंसीलाल को, और इन्हें हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है। 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और इनमें मानते हैं कि जो नेतृत्व क्षमता थी वो बहुत ही बेहतरीन थी इनकी। और क्यों कहा जाता है इन्हें लौह पुरुष? तो उन्होंने हरियाणा में सड़क, सिंचाई और बिजली का जाल बिछाकर आधुनिक हरियाणा की नींव रखी थी उन्होंने, इसलिए इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या उत्तर प्रदेश?
यानी पोर्टल पे शिकायत करो और त्वरित कार्रवाई होगी, जल्दी कार्रवाई होगी। तो ऐसा कौन सा जो राज्य बना है जो ऑनलाइन जन शिकायत लेता है, तो वो है हरियाणा। हरियाणा के अंदर पोर्टल पे आप शिकायत करो। ये नहीं कि आपको कोई रिपोर्ट लिखाने जाना है, कोई लिख रहा है नहीं लिख रहा है, इस झंझट में नहीं पड़ना है। डायरेक्ट पोर्टल से शिकायत करो और त्वरित कार्रवाई होती है। और पोर्टल पे ही जो कार्रवाई होती है उसके निर्देश भी पोर्टल पे ही आते हैं कि आज हमने ये कार्रवाई की, कल हमने ये कार्रवाई करी, तो सभी की जो सूचना है वो पोर्टल पे ही आती है। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य। यह सेवा वो 2010 में शुरू की गई और पोर्टल के माध्यम से जनता अपनी शिकायत सीधे कहाँ पहुँच जाती है, शासन के पास। तो इससे क्या है, पारदर्शिता बढ़ती है और जवाबदेही बढ़ती है। यानी समय है, ऑनलाइन आपने पोर्टल पे आज शिकायत की है तो ये नहीं कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने कार्रवाई नहीं होगी, तो जवाबदेही तय होती है कि आपने इतने समय तक कार्रवाई क्यों नहीं की। तो डिजिटल इंडिया की ओर ये बेहतरीन कदम है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ है हरियाणा के अंदर? हिसार, सिरसा, करनाल या जींद? तो ये सिरसा के अंदर है और ये भारत के जो उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल के नाम पर इसका नाम है। और ये जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन विश्वविद्यालय है कि उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता, उनके आसपास ही ये विश्वविद्यालय है। तो इसकी स्थापना जो है वो 2003 में हुई थी और यहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के छात्रों को ये उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक, सतपुड़ा, अरावली या विंध्याचल? किसका है? अरावली। अरावली का हिस्सा है। अरावली के बारे में जानते हैं थोड़े और तथ्य। ये जो है पहाड़ियाँ जो है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिलों में फैली है और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। खनिज संपदा भी भरपूर मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। तो दक्षिण भाग में अरावली पहाड़ियाँ न केवल पर्यावरणीय दृष्टि बल्कि जैव विविधता के संरक्षण में भी बहुत ही ज़्यादा सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? 14वां, 15वां, 16वां या 17वां? तो हरियाणा राज्य का गठन 17वें संविधान संशोधन के रूप में हुआ। 17वें संविधान संशोधन के रूप में हुआ और इस 17वां ही राज्य अस्तित्व में आया था। भारत का 17वां राज्य हरियाणा बना था किस संविधान संशोधन से? 17वें। तो 1 नवंबर 1966 को बना, भाषा के आधार पर अलग प्रांत बना था और पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत ये अलग प्रांत बना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया भी बताया है? 15वें, 16वें, 17वें या 18वें? तो 17वें राज्य के रूप में, 17वें संविधान संशोधन में 17वें राज्य के रूप में ये अस्तित्व में आया। तो पंजाब से अलग कर अस्तित्व में आया और वर्तमान हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं और 17वें राज्य के रूप में 1966 में स्वतंत्र एक अलग पहचान बनी हरियाणा प्रदेश की और आज यह देश के सबसे अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? देखो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 44,212। उनमें से वन कितने क्षेत्र में, ये पूछा है। तो 1059 वर्ग किलोमीटर, 1559, 2059 या 2559 वर्ग किलोमीटर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1559 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो हरियाणा के क्षेत्रफल को देखें तो बहुत ही कम है। तो ये भारत के कुल जो क्षेत्रफल है और हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 3.5% है। सरकार अनेक योजनाएं भी चलाती है कि जो भी अपने आसपास खाली जगह है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ। और अब जैसे आने वाले समय मानसून आने वाला है तो आपके आसपास जो भी खाली जगह दिखाई दे, घर के आसपास, खेत में, तो आप जितने अधिक पेड़ पौधे लगा सकें उतने अधिक पेड़ पौधे लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, हिसार, गुरुग्राम? देखो इब्राहिम लोदी कहाँ मारा गया था, किस युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। पानीपत का पहला युद्ध था वो, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। यहाँ से मुगल वंश की शुरुआत होती है और लोदी वंश का अंत होता है। तो उसका मकबरा भी वहीं है, पानीपत के अंदर है। और देखो उसके बाद में मुगल शासक बाहर आए लेकिन उन्होंने उस मकबरे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और आज तक पानीपत के अंदर वो मकबरा स्थित है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा 1526 में ये पानीपत की लड़ाई में मारा जाता है ये। और पानीपत का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक युद्धों में जाना जाता रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है?
फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या कैथल। तो राव तेज सिंह का जो तालाब है वो रेवाड़ी के अंदर स्थित है। जानते हैं इस तालाब के बारे में थोड़े और तथ्य। रेवाड़ी के ऐतिहासिक सत्रों में से गिना जाता है और जो राव तेज सिंह जी थे वो रेवाड़ी के प्रतिष्ठित शासक भी रहे हैं और ये जल संचयन की पुरानी परंपराओं का प्रतीक भी है यह तालाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी या यमुनानगर। तो ये रेवाड़ी के अंदर है। ये भी कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर है। क्या विशेषता है इसकी मंदिर की, वो भी जान लेते हैं। ये भगवान शिव को समर्पित है और महाशिवरात्रि को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। आस्था का प्रमुख केंद्र है और ऐतिहासिक स्थानीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो झज्जर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पानीपत। तो सरसों ज़्यादातर जो होती है वो ये भिवानी, दादरी और जो महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा होती है। तो सर्वाधिक पूछा है तो इसका जो उत्तर आएगा वो महेंद्रगढ़ आएगा। तो इसके तथ्य जान लेते हैं थोड़े। दक्षिण पश्चिम हरियाणा की जो जलवायु है वो सरसों की खेती के लिए अनुकूल है और ये जो क्षेत्र है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करता है। तो ये खाद्य तेल उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? भिवानी टेक्सटाइल मिल कहाँ है? भिवानी के अंदर है। किस चीज़ की मिल है ये? तो कपड़ा मिल है ये। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937, 51, 1966 या 1972। तो जो इसका सही उत्तर है वो 1937 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो कपड़ा मिल है और इससे भिवानी जिले की औद्योगिक पहचान जुड़ी हुई है। ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना हो गई थी। औद्योगिकरण की नींव भी मानी जाती है इस क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फरीदाबाद, रोहतक, गुड़गांव, पानीपत। नाहर सिंह का संबंध जो है वो बल्लभगढ़ से रहा है और बल्लभगढ़ जो है वो फरीदाबाद के अंदर है। तो नाहर सिंह जो स्टेडियम है वो फरीदाबाद के अंदर है और ये क्रिकेट का स्टेडियम है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेज़बानी भी ये कर चुका है। तो स्वतंत्रता सेनानी जो राजा नाहर सिंह थे उनके नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। 1966। ये तो हरियाणा अस्तित्व में आया था 1966, 1 नवंबर 1966 को। 1967, 1977 या 1982। तो जो पहला राष्ट्रपति शासन है हरियाणा का वो 1967 में लगाया गया था। तो राजनीतिक उथल पुथल थी उस समय। जो भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने वो सत्ता को संभाल नहीं पाए, जिसके कारण जो राजनीतिक उथल पुथल मच गई। और एक विधायक थे हांसी से, गयालाल। आपने कहावत सुनी होगी, आया राम गया राम, वही नहीं के नाम पे पड़ी है। कैसे पड़ी? तो ये हांसी से विधायक थे। इन्होंने क्या किया, ये कांग्रेस पार्टी से विधायक बने और एक सुबह ये क्या करते हैं, जनता दल पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उसी दिन दोपहर को ये वापस कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाते हैं और शाम होते होते ये वापस कहाँ शामिल हो जाते हैं? जनता दल में। यानी एक दिन में इन्होंने 3 बार पार्टी बदली। तो राव वीरेंद्र सिंह ने ये कहावत तब कही थी कि आजकल विधायक आया राम गया राम की पद्धति अपना रहे हैं और आजकल तो ये पूरे देश के अंदर प्रचलित है। तो इन्हें देखते हुए ये कानून भी आया था एक, इन विधायकों की जो खरीद फरोख्त है उस पर रोक लगाने के लिए। तो यह राज्य बनने के 1 साल बाद ही लगाया गया है। कारण क्या था? राजनीतिक अस्थिरता और किसी को स्पष्ट बहुमत न मिल पाना। तो राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक कार्य क्षेत्र बनाया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। करनाल, रोहतक, हिसार या कुरुक्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो हिसार। हिसार से उन्होंने बहुत ज़्यादा सामाजिक आंदोलन भी लड़े। पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है लाला लाजपत राय को। तो उन्होंने राजनीतिक करियर की जो शुरुआत है वो हिसार से की थी। यहाँ उन्होंने आर्य समाज और जो कांग्रेस की है वो नींव रखी थी। बहुत से सामाजिक आंदोलन भी इन्होंने चलाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत या अम्बाला। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के अंदर इन्होंने महाभारत की रचना की थी। तो जान लेते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य भी। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। धर्म के लिए युद्ध हुआ था यहाँ।
तो धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। यही स्थान महाभारत के युद्ध का मैदान था। तो महर्षि वेदव्यास ने पवित्र कुरुक्षेत्र में महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की थी, जो आज भी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हो गए। तो आज मैंने 51 से 80 तक के क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप रिव्यू ज़रूर दीजिएगा का आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार से लगे, और ज़्यादा तथ्य जोड़ने की ज़रूरत है या कम करने की ज़रूरत है, किस प्रकार से इसे आगे बढ़ाया जाए टेस्ट सीरीज़ को। तो आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।